हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन मेकिंग। इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसके डिपॉजिट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन रॉ मटेरियल्स पे। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर आयरन मेकिंग है। यहाँ पे आयरन मेकिंग का मतलब है ब्लास्ट फर्नेस से। ठीक है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स मैं बताऊंगा वो ब्लास्ट फर्नेस के रेस्पेक्ट में मैं बताऊंगा। जो अल्टरनेटिव आयरन रूट है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरा उसका एक सीरीज़ होगा अलग से। यहाँ पे हम केवल फोकस करेंगे जो ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग है उसमें कौन सा रॉ मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमको लगता है आयरन मेकिंग में। वो पहला है आयरन बियरिंग मटेरियल, वो मटेरियल जिसमें आयरन होता है। तो आयरन बियरिंग मटेरियल में क्या आता है, मेन है आयरन ओर, है ना। इसको आयरन और लंप भी बोलते हैं, सिंटर और पैलेट। ये आयरन बेयरिंग मटेरियल हो गया। दूसरा चाहिए होता है अपने को कोकिंग कोल और रेडीमेड कोक। एक्चुअली में हमको रेडीमेड कोक चाहिए क्योंकि हम कोक चार्ज करते, कोल चार्ज नहीं करते। मेटलर्जिकल कोल या कोकिंग कोल से हम क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं। फिर कोक को हम चार्ज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट। इसको हम चार्ज करते हैं एज ए फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स मतलब स्लैग बनाने के लिए हम इसको डालते हैं, लाइम स्टोन और डोलोमाइट को। ठीक है, नेक्स्ट रॉ मटेरियल है पलोराइज्ड कोल एंड नेचुरल गैस। ये जो है वो अल्टरनेट फ्यूल होता है, मेन फ्यूल तो कोक होता है। ठीक है, तो कोक कंजप्शन को कम करने के लिए हम कुछ अमाउंट में पलोराइज्ड कोल, मतलब एकदम जो क्या बोल सकते हो, जो बहुत ही छोटे साइज़ का जो होता है ना, फाइन, एकदम फाइन साइज़ का जो कोल होता है उसको पलोराइज्ड कोल बोलते हैं, वो हम डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वार्ट्ज़ाइट, डूनाइट, ये सब डालते हैं एल्यूमिना सिलिका रेशियो को मतलब एडजस्ट करने के लिए। ये काफ़ी कम यूज़ करते हैं बट किसी किसी जगह पे यूज़ करते हैं क्वार्ट्ज़ाइट और डूनाइट को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स। इसके अलावा आप हॉट ब्लास्ट को भी बोल सकते हो रॉ मटेरियल, है ना, क्योंकि हॉट ब्लास्ट भी आपको लगातार सप्लाई करना पड़ता है, उसको आप चाहो तो रॉ मटेरियल कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हमको कितना अमाउंट में चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो 1 टन हॉट मेटल प्रोडक्शन के लिए हमको आयरन बीरिंग मटेरियल कितना चार्ज करना पड़ता है, 1.6 टू 1.7 टन। ठीक है, 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। ठीक है, तो 1 टन मेटल पिग आयरन प्रोडक्शन के लिए हमको 1.6 टू 1.7 टन आयरन बीरिंग मटेरियल चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, आयरन बीरिंग मटेरियल में कितना है बोल रहे हैं, 60%। अगर आयरन है, आयरन बीरिंग मटेरियल में जो परसेंटेज ऑफ आयरन है वो 60% है, तब इतना चार्ज करना पड़ता है। और अगर कम ज़्यादा हुआ तो इनपुट भी कम ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मान लो आ, जो आयरन बीरिंग बर्डन में मटेरियल में आयरन परसेंटेज कम है 60 से, तो ये इनपुट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर कम आयरन है तो आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा परसेंटेज में आयरन है तो कम चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फ्लक्स चाहिए होता है लाइम और डोलोमाइट, वो 0.5 है ना, 0.5 टन चाहिए, मतलब 500 kg हमको फ्लक्स ऐड करना पड़ता है। फिर फ्यूल, फ्यूल मतलब यहाँ पे कोक से है, कोक हमको 0.45 से 0.5 टन मतलब 450 से 500 kg तक हमको फ्यूल बोल सकते कोक चार्ज करना पड़ता है ना। फिर हॉट ब्लास्ट कितना हमको चार्ज करना पड़ता है, तो हॉट ब्लास्ट 2500 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, इतना हॉट ब्लास्ट हमको चार्ज करना पड़ता है 1 टन मेटल के लिए। पीसीआई पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो हमको 100 से 150 kg, है ना, चार्ज करना होता है। और स्लैग कितना बनता है, स्लैग बनता है 0.6 टन, है ना, मतलब 600 kg स्लैग बनता है। अगर आपको 1 टन हॉट मेटल बनाना है तो लगभग 600 kg स्लैग बनता है। ठीक है, और ऑफ्टेक गैस कितना निकलता है, ऑफ्टेक गैस आपका निकलता है 3200 मीटर क्यूब, इतना गैस निकलता है जिसमें 80 kg तक डस्ट रहता है। ओके, तो ये टिपिकली बताया गया है, मतलब फिक्स नहीं है कोई, मतलब आसपास बताया गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जैसे स्लैग बोला है तो 600 kg स्लैग ही बनेगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है बाकी रॉ मटेरियल के कॉम्पोजिशन पे भी, बट ओवरऑल इसके आसपास ही होता है। मतलब एक तरह से आपको आइडिया होने के लिए ये, है ना, ये डेटा जो है वो दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं एक एक रॉ मटेरियल के बारे में डिटेल से। सबसे पहले देखते हैं आयरन ओर के बारे में। तो आयरन ओर सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है भाई, क्योंकि आयरन ओर से तो हमको आयरन मिलने वाला है। ठीक है, अब आयरन ओर जो है ना पूरे पृथ्वी में बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मिलता है, क्योंकि जो आयरन, जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें लगभग 4.6% तक आयरन कंटेंट है ना। 4.6% आयरन से बना हुआ है हमारा अर्थ क्रस्ट। तो आयरन ओर पूरा वाइडली स्प्रेड है पूरे वर्ल्ड में, है ना, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना भी आयरन मिलता है वो सब काम का है, हम उससे सबसे मतलब
पिग आयरन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जो आयरन का जो मिनरल्स है उसमें से कुछ ही ऐसे हैं मिनरल्स जिससे हम इकोनॉमिकली आयरन प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आयरन ओर। ओर किसको बोलते हैं? ओर मतलब होता है एनी मिनरल्स दैट कंटेन इनफ आयरन विच मेक्स इट्स स्मेल्टिंग इकोनॉमिकल। मतलब वो मिनरल जहाँ से हम आयरन का प्रोडक्शन इकोनॉमिकली कर सकते हैं उसको हम ओर बोलेंगे, है कि नहीं। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं बट उस मिनरल्स में वो मिनरल्स जिससे हम इकोनॉमिकली आयरन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ओर, है ना। तो मिनरल्स ऑफ आयरन कितने सारे, बहुत सारे मिनरल्स हैं आयरन के। यहाँ पे देखो अलग अलग दिया गया है, जैसे ऑक्साइड का, ये सब आप लोग याद करके रखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड मिनरल या ऑक्साइड ओर बोल सकते हो, वो कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये ऑक्साइड है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में क्या आता है? लिमोनाइट एंड जियोथाइट। फिर कार्बोनेट है, इसमें आता है सिडेराइट एंड स्पेथोस। फिर सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में पाराइट एंड स्पेथोस कॉम्प्लेक्स, और कौन सा है? इल्मेनाइट एंड सिलिकेट। ये सब आयरन के मिनरल्स हैं, ठीक है, अलग अलग, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब। ये है आयरन ओर। आयरन ओर जो है ये आपका हेमेटाइट है, ठीक है। हेमेटाइट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है हर समय, वो हेमेटाइट ओर ही यूज़ होता है आयरन प्रोडक्शन के लिए। Fe2O3 इसका फॉर्मूला है, Fe2O3, ये आयरन ओर है, रेड कलर का ओर होता है, ठीक है। ये आयरन ओर है, इसका ये माइंस है, तो बहुत बड़े बड़े माइंस होते हैं, आप देख ही सकते हो कितना बड़ा माइंस है। वहाँ से फिर ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट जो है मटेरियल है वो सिंटर, ठीक है। ये सिंटर आप दो देख सकते हो। सिंटर एक्चुअली में क्या होता है ना, आयरन ओर जो फाइंस होता है जिसको हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते ब्लास्ट फर्नेस में, उसको हम क्या बना लेते हैं? सिंटर बना लेते हैं। अब सिंटर कैसे बनता है ये सारी जानकारी आपको सिंटर वाले वीडियो में मिलेगी, स्पेशली उसका अलग से वीडियो है सिंटर मेकिंग का, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बस इसके एडवांटेजेस थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जो माइंस वगैरह में आयरन और फाइंस जनरेट हो जाता है ना, ठीक है। तो उस फाइंस को आप डायरेक्टली चार्ज तो कर नहीं सकते ब्लास्ट फर्नेस में, तो हमको क्या करना पड़ता है ना, हम केवल लंप चार्ज कर सकते हैं, है ना, बड़े फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, इसी जो फाइंस होता है उसको ले जाके हीट करते हैं और हीट करके उसको ऐसे बड़े बड़े साइज़ में बना देते हैं लंप फॉर्म में, इसको बोलते हैं सिंटर। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सिंटर का। पहला एडवांटेज तो ये है कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन और लंप, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा क्या है, इसकी रिड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत आसानी से रिड्यूस होता है क्योंकि इसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है। पोरोसिटी ज़्यादा होने के कारण आसानी से रिड्यूस हो जाता है ये, है ना। इसके अलावा क्या है, इसमें जब सिंटर बनाते हैं ना उस समय कुछ अमाउंट में फ्लक्स भी ऐड कर देते हैं। तो जब फ्लक्स इसमें ऐड करते हैं ना तो एक्स्ट्रा फ्लक्स हमको ब्लास्ट फर्नेस में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो आजकल कोई भी ब्लास्ट फर्नेस विदाउट सिंटर चलता नहीं है। सिंटर एक तरह से अल्टरनेटिव हो गया, एक कंपलसरी रॉ मटेरियल हो गया है कि आयरन और लंप के साथ अब आपको कुछ परसेंटेज में सिंटर डालना ही डालना है, ठीक है। अब आपको पूरी और मेन जानकारी आपको सिंटर वाले वीडियो पे मिलेगी। ये सिंटर मशीन है ना, जहाँ से हम सिंटर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है आयरन और पैलेट। आयरन और पैलेट भी आपको फाइन से ही बनता है ना। आपको ये पैलेट्स आपको दिख रहा होगा, इस तरह से गोल गोल बनता है पैलेट जो है, ठीक है। क्या होता है ना कि जो 100 मेश साइज़ से छोटा होता है, 100 मेश साइज़ से छोटा अगर फाइन है तो हम इसको क्या बनाते हैं? पैलेट बनाते हैं एकदम फाइंस वाले को। और 100 मेश साइज़ से 1 mm साइज़ तक को हम क्या बनाते हैं? इसको हम सेंटर बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत अगर बहुत फाइंस है आयरन और तो हम उसको सेंटर नहीं बनाते हैं, उस केस में हम ऐसा पैलेट्स बनाते हैं। तो पैलेट्स बनाने के लिए इस तरह से पैलेटाइज़र होता है, दो टाइप का आता है। ये आपका डिस्क पैलेटाइज़र है, एक ड्रम पैलेटाइज़र आता है, ठीक है। तो इसका भी आपको डिटेल वीडियो जो मेकिंग है, कैसे पैलेट्स बनता है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? पैलेट्स का, पैलेट मेकिंग का स्पेशल वीडियो है, ठीक है, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब हम आयरन ओर जो है ना उसका अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कलर वगैरह क्या है, ये सब जानना ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछता है, ये सब जनरली कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो हेमेटाइट ओर सबसे पहले देख लेते हैं। हेमेटाइट जो ओर होता है वो रेड टू ब्लैकिश कलर का होता है, रेड कलर का ज़्यादातर मिलेगा आपको, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। इसमें लगभग 70% तक आयरन होता है। ये थ्योरेटिकल परसेंटेज ऑफ आयरन है ना। ऐसा नहीं कि हेमेटाइट ओर में 70% तक आयरन होता है, ऐसा नहीं। ये थ्योरेटिकली मतलब Fe2O3 में फॉर्मूले के हिसाब से कितना आयरन ये है ना। अब हेमेटाइट ओर में केवल Fe2O3 तो होता नहीं है, बहुत सारे गैंग मटेरियल भी होते हैं, है ना। जैसे SiO2 होता है, MnO होता है, एलुमिना होता है, ये सब।
ठीक है। तो आयरन का परसेंटेज 70 नहीं होता है, थ्योरेटिकली 70 है, बट एक्चुअली में इससे कम होता है। ठीक है। फिर सेकेंड है लिमोनाइट और, ये ब्राउन हेमेटाइट, ये हेमेटाइट ही है बट इसके साथ अगर वाटर जुड़ जाता है ना, देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, लिमोनाइट। इसका कलर जो है सभी सभी कलर का होता है, ऑल शेड्स ब्राउन टू येलो। फिर जियोथाइट होता है, जियोथाइट है जो आयरन और हेमेटाइट के जैसे ही रहता है, इसमें केवल आप देख रहे हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स बस इसके साथ जुड़ गए हैं केमिकली, इसको बोलते हैं जियोथाइट। तो जो हेमेटाइट और होता है ना, उसी में ही ज़्यादातर जो है जियोथाइट और भी मिलता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा वाटर बस कंटेंट जुड़ गया है, बाकी हेमेटाइट ही है Fe2O3.H2O। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। पैराइट और होता है FeH2, ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है। इल्मेनाइट है आपका FeO-TiO2, ये इल्मेनाइट जो है वो टाइटेनियम का भी और है, क्योंकि इसमें टाइटेनियम कंटेंट भी है। ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन ओर। अब आयरन ओर को क्लासीफाई किया गया है ना, दो चीज़ के रिस्पेक्ट में। पहला है इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, मतलब कैसा दिखता है आयरन ओर, इसके रिस्पेक्ट में इसको क्लासीफाई किया है। दूसरा, कौन सा गैंग मटेरियल एसोसिएट है ना, आयरन ओर के अंदर कौन सा गैंग मटेरियल एसोसिएट है, उसके रिस्पेक्ट में। तो अपीयरेंस मतलब कलर के रिस्पेक्ट में 4 टाइप का आयरन ओर को क्लासीफाई किया गया है। पहला है ब्लैक ओर। ब्लैक ओर किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइट को, Fe3O4। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। हालांकि इसमें आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हेमेटाइट, है ना। हेमेटाइट मतलब Fe2O3। तो मैग्नेटाइट में आयरन परसेंटेज ज़्यादा होता है थ्योरेटिकली, बट क्या दिक्कत है ना कि जो मैग्नेटाइट ओर होता है उसमें पोरोसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है ना, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है, पोरोसिटी होती नहीं है, जिसकी वजह से जो रिड्यूसिंग गैस है उसके अंदर नहीं घुस पाता। जैसे ये आयरन का ओर है मैग्नेटाइट, अब इसमें बिल्कुल भी पोरोसिटी नहीं है, तो जो CO गैस जो आएगा वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा। अब इसके अंदर नहीं जा पा रहे मतलब रिडक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, ना के बराबर रिडक्शन होगा। इसी वजह से हम मैग्नेटाइट का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, रेड और रेडिश ब्लैक और, ये होता है हेमेटाइट, जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है आयरन प्रोडक्शन के लिए। हेमेटाइट और रेड कलर का होता है। फिर नेक्स्ट है ब्राउन और। ब्राउन और में आपका आता है लिमोनाइट। ग्रे और वाइटिश और कौन सा होता है, कार्बोनेट और। ये ग्रे और वाइटिश कलर का होता है। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू गैंग, है ना, मतलब आयरन ओर में कौन सा गैंग मटेरियल मेनली है, उसके बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए, सिलीशियस और, सिलीशियस आयरन ओर कब बोलेंगे, जब उसमें मेन जो गैंग मटेरियल है वो सिलिका होगा। प्रीडोमिनेंटली कौन सा गैंग होगा, अगर सिलिका गैंग ज़्यादा है आयरन ओर में तो हम उसको बोलेंगे सिलीशियस ओर। जब अगर एलुमिना ज़्यादा है एज ए गैंग तो हम इसको बोलेंगे एलुमिनस ओर। अगर क्लेई मैटर ज़्यादा है, क्लेई मैटर मतलब मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे आर्गिलेशियस आयरन ओर। और अगर लाइम है, लाइम ज़्यादा अमाउंट में है एज ए गैंग, तो हम उसको बोलेंगे कैलक्रियस ओर, है ना। अगर बिटुमिनस या कोल पार्टिकल्स ज़्यादा है ना, तो हम इसको बोलेंगे बिटुमिनस टाइप ओर, बिटुमिनस मैटर टाइप आयरन ओर। और अगर इल्मेनाइट है, ठीक है, अगर आयरन ओर में इल्मेनाइट ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे टाइटेनिफेरस, क्योंकि इल्मेनाइट मतलब टाइटेनियम, टाइटेनिफेरस ओर। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। अब गैंग के बेस में क्लासीफाई इसलिए किया गया है क्योंकि जो गैंग होता है ना वो वैल्यू को डिसाइड करता है ना। आयरन ओर के कुछ गैंग ऐसा होता है जो बेनिफिशियल होता है, कुछ गैंग ऐसा होता है जो पूरा ख़राब होता है। जैसे कि एलुमिना, अगर एलुमिना कंटेंट ज़्यादा है आयरन ओर में तो उसकी वैल्यू घट जाएगी आयरन ओर की, क्योंकि एलुमिना जो है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर एलुमिना कंटेंट ज़्यादा है, तो जिस ओर में एलुमिना कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। उसके अलावा सिलिका भी क्या है, एक तरह से अनवांटेड है पूरा, तो अगर सिलिका कंटेंट भी ज़्यादा है तो भी वैल्यू घट जाएगी। तो ये दोनों हैं वो बहुत ख़राब होता है, सिलिका और एलुमिना तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, सिलिका चल भी जाता है। ठीक है। तो इससे वैल्यू घट जाती है। लेकिन अगर लाइम प्रेजेंट है एज ए गैंग तो बहुत अच्छा है, उससे आयरन ओर की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हमको पता है कि हम एज ए फ्लक्स लाइम ऐड करते ही हैं। ठीक है। तो हमको एक्स्ट्रा लाइम ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आयरन ओर में लाइम है ना। तो क्या हो गया, पैसा बच गया लाइम का, क्योंकि ऑलरेडी आयरन ओर में लाइम है, जो फ्लक्स हमको डालना नहीं पड़ रहा है। तो ये टाइप का अगर ओर है कैलक्रियस ओर तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस तरह से मतलब इसलिए क्लासीफाई किया गया कि किस टाइप का ओर है। ओके। अब हम देख लेते हैं आयरन ओर का डिपॉजिट इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। वर्ल्ड डिपॉजिट मैं नहीं बता रहा हूँ वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि उतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, केवल इंडिया का मैं बता रहा हूँ इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है।
तो इंडिया का रैंक 5th है आयरन ओर की रिसोर्स में, मतलब हम लोग पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे आते हैं आयरन ओर डिपॉजिट के मामले में। और 3rd है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, मतलब 5th नंबर पे हमारे पास डिपॉजिट है, लेकिन हम लोग 3rd प्रोड्यूसर है, मतलब ज़्यादा एक तरह से वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, आयरन ओर को निकालते हैं माइन से, है ना। 3rd नंबर पे है ओनली आफ्टर ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 3rd नंबर पे इंडिया का नाम आता है ना, आयरन ओर निकालने के मामले में। अब इंडिया में जो ज़्यादातर आयरन ओर है ना वो झारखंड और उड़ीसा में लोकेट है। 43% जो आयरन डिपॉजिट है पूरे इंडिया में, 43% केवल 2 ही राज्य में आपको मिलेगा, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। अब झारखंड में कहाँ कहाँ पे माइनिंग, मेन माइनिंग आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलता है ना। झारखंड में सबसे बड़ा जो आयरन ओर डिपॉजिट है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है ना। फिर उड़ीसा में कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में केओंझार, बुनाली, मयूरभंज, कटक, इस सब डिस्ट्रिक्ट में आपको आयरन ओर डिपॉजिट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आयरन ओर डिपॉजिट आपको दो जगह मिलेगा, एक बैलाडीला में, बैलाडीला रेंज बोलते हैं इसको, जो बस्तर में है, ठीक है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है बैलाडीला, और दल्ली राजहरा में, ठीक है। दल्ली राजहरा वो एरिया जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को आयरन ओर सप्लाई किया जाता है। अभी बैलाडीला में माइनिंग शुरू हो चुका है। बैलाडीला का जो आयरन ओर है ना वो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से जो आयरन मिलता है आयरन ओर, उसमें लगभग 68% आयरन होता है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोग 55% वाले आयरन ओर को भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 68% है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट आयरन ओर आपको बैलाडीला में मिलता है ना। नेक्स्ट क्या है, मैसूर में आपका बाबा बुदन हिल है, हिल्स मतलब पहाड़ी होता है, बाबा बुदन हिल्स में आपको मिलेगा, जो कि चिकामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और बेलारी हॉस्पेट में भी आपको मिलेगा, सुंदर हिल है बेलारी हॉस्पेट डिस्ट्रिक्ट में, है ना, कर्नाटका में, यहाँ पे भी आयरन ओर का डिपॉजिट मिलेगा। फिर महाराष्ट्र में आपको रत्नागिरी और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आयरन ओर डिपॉजिट, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और वारंगल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मेजर डिपॉजिट्स इंडिया में। अब आप देखोगे कि ज़्यादातर जो स्टील प्लांट है, चाहे वो प्राइवेट स्टील प्लांट हो, चाहे वो फिर पब्लिक सेक्टर का प्लांट हो, ज़्यादातर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्योंकि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा आयरन ओर मिलता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। ज़्यादातर जो स्टील कंपनीज़ है ना, प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब इन्हीं सब डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर मिलती है, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, किस चीज़ पे आयरन की वैल्यू डिपेंड करती है। तो सबसे पहले है रिचनेस का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ मेटालिक आयरन इन द ओर, मतलब ओर के अंदर आयरन का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना हम उसको रिच बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आयरन का परसेंटेज ज़्यादा है ओर में तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। अब दूसरा फ़ायदा क्या होता है, आयरन ज़्यादा है तो गैंग कम होगा, तो ये भी प्रॉब्लम घट गई, क्योंकि गैंग कम है तो स्लैग कम बनेगा, है ना। कम स्लैग बनेगा ना तो प्रोसेस में आसानी होगी, ओके। तो जितना ज़्यादा होगा रीच और होगा उतना उसकी वैल्यू भी होगी, ज़्यादा वैल्यू होगी। दूसरा है लोकेशन। अब जो डिपॉजिट है वो किस जगह पे है, मान के चलो ऐसी जगह पे डिपॉजिट है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल है, तो वैल्यू घट जाएगी फिर उस और डिपॉजिट की, क्योंकि हमको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा होता है कि डिपॉजिट किस फॉर्म में है। डिपॉजिट आयरन ओर का डिपॉजिट एक तो ज़मीन के अंदर भी हो सकता है और हिल्स के फॉर्म में, पहाड़ों के रूप में भी हो सकता है ना। तो अगर पहाड़ों के रूप में है डिपॉजिट तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ से माइनिंग करना आसान है पहाड़ों से। लेकिन अगर अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड आपको खोदना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा खर्च लगेगा। तो अंडरग्राउंड अगर और है तो डिपॉजिट का प्राइस सस्ता हो जाएगा, अगर हिल्स के फॉर्म में है तो वो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द गैंग। जैसे मैंने भी बताया था ना कि कौन सा गैंग प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है ओर का वैल्यू। कुछ गैंग ऐसा होता है, जैसे लाइम अगर गैंग के फॉर्म में प्रेजेंट है तो बहुत बेस्ट है वो, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, तो पैसा आपका बच रहा है, लाइम का फ्लक्स को आपको डालना नहीं पड़ रहा है, तो आयरन ओर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यही वही अगर एल्यूमिना कंटेंट ज़्यादा है तो उस केस में वैल्यू ओर की घट जाएगी। फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिपरेशन नीडेड बिफोर स्मेल्टिंग। अब आयरन ओर का ट्रीटमेंट करते हैं कई बार, है ना, उसका साइजिंग करते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगर ये सब करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती, ज़्यादा मिनरल प्रोसेसिंग की आवश्यकता है तो वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि जो प्लांट उसको खरीदेगा उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना, उसके ट्रीटमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो आयरन ओर है उसकी वैल्यू घट जाएगी, ओके।
चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रॉ मटेरियल के बारे में, वो है कि मेटलर्जिकल कोल। ठीक है, मेटलर्जिकल कोल एक्चुअली में डालते नहीं है डायरेक्टली हम लोग, मेटलर्जिकल कोल से हम बनाते हैं कोक। क्या बनाते हैं? कोक। कैसे बनाते हैं? बाई कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटलर्जिकल कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। मेटलर्जिकल कोल को क्या करते हैं? जलाते नहीं हैं, हीट करते हैं, केवल गर्म करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। जिससे क्या होता है, जो कोल में जो वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट होता है, जो मॉइस्चर वगैरह है, वो सब क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो कोल जिसमें पोरोसिटी कम होती है, कोक में पोरोसिटी ज़्यादा होती है, इससे पोरोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओवरऑल कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है कोक में, और कोक जो बनता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो इन सब क्वालिटीज़ की वजह से हम कोल को यूज़ नहीं करते, कोक यूज़ करते हैं। क्योंकि कोल को अगर आप डायरेक्टली चार्ज करोगे ब्लास्ट फर्नेस में, तो कोल का जो स्ट्रेंथ कम होता है, तो क्या होगा ना, अंदर जाके कोल जो है वो पूरा टूट जाएगा। अब कोल ही या कोक ही एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि बोश लेवल तक भी सॉलिड फॉर्म में रहता है। मतलब कोक ही है जो पूरे बर्डन को संभाल के रखता है। अगर वही टूट जाएगा तो पूरा ब्लास्ट फर्नेस चल नहीं पाएगा, है ना। तो मेटलर्जिकल कोल को आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, आपको कोक बनाना पड़ता है ना। अब ये बात आती है कि मेटलर्जिकल कोल क्या होता है। कोल तो समझ में आ गया, लेकिन मेटलर्जिकल कोल क्या होता है? देखिए, सब कोल जो है वो मेटलर्जिकल कोल नहीं होता है ना। मेटलर्जिकल कोल को कोकिंग कोल भी बोला जाता है, और हर टाइप का कोल मेटलर्जिकल कोल नहीं होता है। कुछ स्पेशल कोल आता है जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत हाई होता है ना। उसी टाइप के ही कोल को हम मेटलर्जिकल कोल बोलेंगे, और उसको हम कोक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सभी को नहीं कर सकते। तो जो मेटलर्जिकल कोल होता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? उसमें 2% से ज़्यादा वोलेटाइल मैटर नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा ऐश नहीं होना चाहिए, और 85% से ज़्यादा कार्बन होना चाहिए। ये क्वालिटी अगर किसी कोल में है तब हम उसको क्या बोलेंगे? मेटलर्जिकल कोल है, उसको हम कोक बना सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस कंटेंट उसमें कम होना चाहिए, 0.018 से 0.04। सल्फर कंटेंट आपको 0.6 से 1.5% के बीच होना चाहिए, क्योंकि जो मेन सल्फ़र है ना वो कोक से ही आता है। अब सल्फ़र एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा इम्प्योरिटी जो जल्दी रिमूव नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। जो मेनली कोक से ही आता है, तो कोक में या कोल में बोल सकते हो सल्फ़र कम होना चाहिए। ठीक है, अब जो कोक का कॉस्ट ना काफ़ी बात ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो हमारे पास इंडिया में ना कोल का डिपॉजिट तो बहुत ज़्यादा है, बट मेटलर्जिकल कोल का डिपॉजिट बहुत कम है। आपको नॉर्मल कोल मिल जाएगा बेकार क्वालिटी का, जो आपका पावर प्लांट में यूज़ होता है, बट अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है ना, जो मेटलर्जिकल कोल जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम है ना। तो ज़्यादातर जो कोक है या कोल है हमको बाहर से मंगाना पड़ता है, इंडिया के बाहर से, तो बहुत कॉस्टली होता है। लगभग 20 to 30% जो कॉस्ट है ना स्टील प्रोडक्शन का, वो कोक में ही लग जाता है। ठीक है, ये आपका मेटलर्जिकल कोल है, इस तरह से दिखता है। अब इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पूरा, कोक का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कोक का फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, अब कोल आपने देखा, ये कोक है। आप देखो दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। जो कोल है वो आपको एकदम पत्थर जैसा दिख रहा होगा, पोरोसिटी वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है कोल में, लेकिन इसमें देखिए एकदम स्पंजी टाइप का दिख रहा है, बहुत सारे पोरोसिटी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कोल का स्ट्रेंथ कम होता है, कोक का ज़्यादा होता है, और इसमें पोरोसिटी वगैरह ज़्यादा होता है ना। इसमें आपको वोलेटाइल मैटर निकल चुका है, मॉइस्चर निकल चुका है, कार्बन परसेंटेज बढ़ चुका है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो चुका है। ये क्वालिटीज़ है। तो इस तरह से कोक वन बैटरीज़ होता है जिसके अंदर हम कोक प्रोड्यूस करते हैं। ये बैटरीज़ है। इसमें क्या होता है ना, इस तरह से वो होता है जिसमें हम, मान लीजिए इसमें हमने कोक चार्ज कर दिया, अब इसके आसपास हम क्या करते हैं ना, फ्यूल बर्न करके यहाँ पे फ्यूल को बर्न करते हैं साइड में, है ना। तो ये फ्यूल बर्न करने से ये वाला जो एरिया ये गर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, इसके अंदर हम कोल को चार्ज करते हैं, मेटलर्जिकल कोल को, और इधर जो बगल में दिख रहा है ना सेक्शन, वहाँ पे हम फ्यूल बर्न करते हैं। डायरेक्टली फ्यूल को इसमें बर्न नहीं करना है, कोल में अगल बगल में ना बर्न करेंगे, तो इसके कारण यहाँ पे जब बर्न होगा तो ये कोल जो है यहाँ पे गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो गर्म होने की वजह से जो भी वोलेटाइल मैटर है, जो भी मॉइस्चर वगैरह है, वो रिमूव हो जाएगा, आपका कोल जो है कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में फिर इसी कोल को निकाल कर तुरंत क्वांचिंग कर लेते हैं, ये कोक बन जाता है। ठीक है, अब इसका डिटेल वीडियो आपको FFR सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, फ्यूल फर्नेस रिफ्रैक्टरी में, बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया वहाँ पे कि कोक कैसे बनता है। ठीक है, अब कोल का, मेटलर्जिकल कोल का डिपॉजिट इंडिया में देखो कहाँ कहाँ पे है। इंडिया में देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना, कोल तो बहुत है, बट जो मेटलर्जिकल कोल है वो बहुत कम है, लगभग केवल
टोटल ओर डिपॉजिट का 15% ही डिपॉजिट जो है वो मेटलर्जिकल कोल है, और पूरा जितना भी अच्छा क्वालिटी का मेटलर्जिकल कोल है वो आपको झारखंड में ही मिलेगा। झरिया रीजन के झारखंड में ही आपको मेटलर्जिकल कोल मिलेगा इंडिया में, ठीक है, जो थोड़ा ठीक क्वालिटी का है ना। ठीक क्वालिटी का इसलिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट क्वालिटी भी नहीं है ना, बट ठीक है, इंडिया के अंदर बोलोगे तो अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, झरिया रीजन ऑफ झारखंड, ठीक है। अलग और कहाँ पे डिपॉजिट है आपका, गोंडवाना फील्ड है ना, अरुणाचल प्रदेश के जो गोंडवाना फील्ड है वहाँ पे मिलेगा। वेस्ट बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में आपको थोड़ा बहुत कोकिंग वैरायटी का कोल मिलेगा, लेकिन कुछ ही फील्ड में रहता है। मतलब देखो क्या होता है ना, जो माइन होता है कोल का वो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें से अलग अलग फील्ड होते हैं, तो उसी में से कुछ कुछ फील्ड आपको कोकिंग कोल के मिलते हैं इन सब स्टेट्स में, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी, इसमें कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, कोकिंग कोल मिलता है, जो कि उतनी बेस्ट क्वालिटी का भी नहीं होता है, बट ठीक होता है ना। तो ज़्यादातर इसलिए क्या होता है ना, जो भी जितने भी मेटलर्जिकल कोल है ज़्यादातर बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका वगैरह हो गया, अफ्रीका रीजन, इन सब से मंगाना पड़ता है। फिर क्या करते हैं ना, वहाँ से जो मेटलर्जिकल कोल आते हैं और इंडिया से जो कोल आते हैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बाहर से आता है मेटलर्जिकल कोल बहुत महंगा होता है, तो उतने महंगा को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, है ना, महंगा यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, इंडिया का जो सस्ता कोल है और बाहर से जो आ रहा है महंगा कोल, दोनों को मिक्स करके यूज़ करते हैं, ताकि हमारा काम भी चल जाए और पैसा भी बच जाए, ठीक है। ये सब अलग अलग टाइप का दिया गया। देखो, प्राइम कोकिंग, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोकिंग कोल आपको झरिया रीजन में मिलता है, झारखंड में। फिर मीडियम कोकिंग का आपको रामगढ़, है ना, रानीगंज, नॉर्थ करनपुरा, ईस्ट, वेस्ट बोकारो, ये सब में मिलता है मीडियम क्वालिटी का, ठीक है। अब ये जो रिज़र्व वगैरह आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिज़र्व वगैरह चेंज होते रहता है, कई बार नया डिपॉजिट हम फाइंड कर लेते हैं तो चेंज हो जाता है, ये सब, तो इसको आपको एग्ज़ाम के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल लोकेशन याद कर लो। सेमी और वीकली कोकिंग जो है ना, जो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, वो आपको रानीगंज में, है ना, झिलमिली, सोनहट, झरिया, ये सब में मिलता है। अब देखो, सोनहट में आपको तीनों क्वालिटी का मिल रहा है, नहीं, झरिया में तीनों क्वालिटी का मिल रहा है। तो क्या होता है ना, बड़ा सा एरिया होता है, वहाँ पे कुछ कुछ जगह वैसा ऐसा है जहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, कहीं पे ख़राब मीडियम क्वालिटी का, कहीं पे पुअर क्वालिटी का, ऐसा। तो पूरे रीजन में कहीं कहीं पे अच्छी क्वालिटी, कहीं पे ख़राब क्वालिटी, ऐसा मिलता है, ठीक है। अब ये है लास्ट रॉ मटेरियल जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ, वो है लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट को हम एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं। जैसे फ्लक्स का आपको पता होगा कि फंक्शन क्या क्या है। फ्लक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्लैग बनाना। ये क्या करता है ना, गैंग के साथ मिल करके क्या बनाता है, स्लैग बनाता है, ठीक है। अगर आप फ्लक्स नहीं डालोगे तो जितने भी गैंग मटेरियल है ना वो मेल्ट ही नहीं होंगे, ठीक है, वो सॉलिड का सॉलिड ही रह जाएगा, क्योंकि गैंग जो है जैसे सिलिका, एल्यूमिना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। आप फ्लक्स नहीं डालोगे तो मेल्ट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, मेल्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम डालते हैं फ्लक्स, ताकि गैंग जो है वो स्लैग बना ले, ठीक है। तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए, फ्लक्स का जो नेचर है ना वो गैंग के नेचर के अपोजिट होना चाहिए। अगर आपका गैंग एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होना चाहिए, और अगर गैंग बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक होना चाहिए, तभी वो स्लैग बनेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर आयरन ओर के केस में जो गैंग होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, मेन सिलिका ज़्यादातर होता है, तो सिलिका पूरा एसिडिक है, तो उसको स्लैग बनाने के लिए हम फ्लक्स डालते हैं, कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। अब लाइमस्टोन मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और डोलोमाइट मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। अब यही जब हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं ना तो इसका कैल्शिनेशन हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड ही काम आता है स्लैग बनाने के लिए, ठीक है। लाइम स्टोन को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ से लाइम निकलता है, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रिएक्शन करता है। वहीं जब इसको हीट करते हैं डोलोमाइट को, तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस MgO ये मिलता है ना, जो कि स्लैग बनाता है। डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन नहीं करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्लैग बनता है। एक फंक्शन इसका हो गया स्लैग बनाने का। दूसरा फंक्शन क्या होता है ना, फ्लक्स जो है गैंग का जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है उसको भी कम करता है, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करते हैं। अगर सिंपली जैसे मैं बताया ना, सिलिका और एल्यूमिना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, लेकिन फ्लक्स के साथ मिल जाता है तो स्लैग बन के उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, ये विस्कोसिटी को कम करता है, स्लैग की विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, है ना, स्लैग का विस्कोसिटी कम करता है। कम विस्कोसिटी होगा तो आसानी से फ्लो करेगा स्लैग, है ना, उसको आसानी से आप रिमूव कर सकते हो, है ना।
अब स्लैग की जो सॉरी फ्लक्स की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, तो फ्लक्स की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पे। जैसे कि लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन में ऐसा जरूरी नहीं कि 100% कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, इसमें भी कुछ अमाउंट में गैंग प्रेजेंट होता है। गैंग के फॉर्म में आपका सिलिका भी हो सकता है, यहाँ पे एल्यूमिना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, तो अगर लाइम स्टोन में 95% कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसकी क्वालिटी को अच्छा माना जाता है, बाकी 5% अदर गैंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो अगर गैंग मटेरियल ज़्यादा है, जैसे सिलिका एल्यूमिना ज़्यादा है लाइमस्टोन में, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर कम है तो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लक्स क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है, फॉस्फोरस और सल्फर कंटेंट पे, ये सब कम होना चाहिए, फॉस्फोरस सल्फर सिलिका एल्यूमिना कम होना चाहिए, ठीक है, तो उसको अच्छा माना जाएगा, उसकी प्राइस अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। ये लाइमस्टोन है, इस तरह से दिखता है लाइमस्टोन, इसका फ़ोटो है, ये आपका डोलोमाइट का फ़ोटो है, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स के रॉ मटेरियल के लोकेशन से, जैसे भिलाई स्टील प्लांट में आयरन ओर कहाँ से आता है, दल्ली राजहरा से, है ना, ये एमपी नहीं अभी छत्तीसगढ़ हो गया है। लाइमस्टोन कहाँ से आता है, नंदिनी माइन से आता है। डोलोमाइट कहाँ से आता है, हिरडी माइन से। वही आप अलग अलग प्लांट का आप देख सकते हो, अलग अलग, ये सेल का प्लांट है सारा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं उसका पूरा लोकेशन है, ठीक है। ओके, इसके अलावा और जो रॉ मटेरियल मैंने बताया था पीसीआई पोलराइज्ड कोल इंजेक्शन, तो ये नॉर्मल कोल होता है जिसको पूरा एकदम पीस दिया जाता है एकदम फाइन पाउडर के फॉर्म में, फिर इसको ना पीसीआई को ट्यूयर के थ्रू भेजते हैं, ट्यूयर से जहाँ से हम हॉट ब्लास्ट भेजते हैं ना, वहाँ से पीसीआई इंजेक्शन करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है ना, पीसीआई भेजने से ये जा कर के अंदर बर्न होता है, तो जब ये बर्न होता है ना तो ये हीट प्रोवाइड करता है ना, तो हमको कम कोक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोक हम एज ए फ्यूल भी डालते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी ये काम करता है, ठीक है। तो एज ए फ्यूल जो हम डाल रहे हैं ना कोक को, उसका कंजप्शन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप पीसीआर डाल रहे हो, कोल डाल रहे हो, तो कोल डालने से ये भी हीट प्रोवाइड करेगा, तो आपको कम कोक चार्ज करना पड़ेगा। तो कोक रेट को कम करने के लिए हम पीसीआई इंजेक्शन करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, आजकल हर ब्लास्ट फर्नेस में होता ही है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो रॉ मटेरियल के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।